हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आज हिंदी की हमारी 5वीं क्लास है और इसमें हम हर क्लास में अलग अलग बिंदुओं पर बात कर कर उसको हम पूर्णतः समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम चिन्हों का उपयोग पर आधारित हम बात करेंगे कि भाई ये जो चिन्हों का उपयोग है वो हम किस प्रकार से हम हमारे वाक्यों में इनका उपयोग करते हैं। जैसे हमने पहला चिन्ह लिया है दोस्तों, पूर्ण विराम। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो पूर्ण विराम लगता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है कि भाई ये क्या है, एक आपका पूर्ण विराम है। ठीक है, अब यहाँ एक आपको सेंटेंस दिया गया है कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब वाक्य का अंत होता है तो वहाँ पूर्ण विराम लगता है। तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। और क्या होता है, ये सबसे प्राचीनतम है। हिंदी में सबसे प्राचीनतम क्या कहलाता है, जो आपका चिन्ह कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि वाक्य के अंत में लगता है। दूसरे की हम बात करेंगे अल्प विराम। तो ये आपको यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं अल्प विराम। जैसे यहाँ एक उदाहरण लिखा है, हेमलता कौमा शारदा और जयश्री उज्जैन देवास और महू होकर आज ही लौटी हैं। यानी यहाँ क्या, जब कोई भी दो चीज़ आ जाती है तो उसमें कोमा अलग अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है, अल्प विराम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अल्प विराम लगाया जाता है। तो भाई यहाँ के इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जितने भी ये अल्प विराम होते हैं ये अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे मान लिया लिखा है हेमलता शारदा और जयश्री, तो जयश्री के पहले और लगा तो यहाँ अल्प विराम नहीं लगेगा, यहाँ हेमलता और शारदा के बीच में क्या लगेगा दोस्तों, अल्प विराम लगेगा। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा अगली तरफ बढ़ते हैं जहाँ हम अर्ध विराम के बारे में समझेंगे। क्या होता है, नॉर्मली लोग इसका यूज़ कम ही करते हैं। ठीक है, तो हम पूरा समझते हैं अर्धविराम को कि मैंने गोली चलाने की आवाज़ सुनी, मैंने गोली चलाने की आवाज़ सुनी, चार पक्षी फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ठीक है, कहने का तात्पर्य होता है जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर के लिए होती है, कि भाई जहां थोड़ा जो आपका अल्प विराम होता है वहां कुछ समय के लिए रुकना होता है, लेकिन जहां आपका इस प्रकार का जो आपको साइन दिख रहा है वो अर्ध विराम कहलाते हैं। यहाँ कुछ ज्यादा देर के लिए, देखो आपने वहां देखा था कि वहां लिखा था शारदा देवश्री, तो हम थोड़ा रुके, लेकिन यहाँ देखिए मैंने गोली चलाने की आवाज सुनी, चार पक्षी फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ अल्प विराम से जब कुछ ज्यादा समय के लिए रुकते हैं तो वो क्या कहलाता है, अर्ध विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया इसका उपयोग कहाँ होता है। आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है, कुछ समय रुकने के लिए अल्प विराम लगता है और कुछ थोड़ा ज्यादा समय रुकने के लिए अर्ध विराम लगता है दोस्तों। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यह किसका घर है। किसी भी वाक्य में जब प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, ठीक है, तो उस लास्ट में जो वाक्य का अंत होता है उसमें जो ये चिन्ह लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जो कि आपको इससे प्रदर्शित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, और एक याद रखिएगा, अगर मैं पूर्ण विराम का एक और चीज़ है कि पूर्ण विराम कहाँ नहीं लगता, किस वाक्य के अंत में नहीं लगता, तो जो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं उसमें पूर्ण विराम नहीं लगता। दूसरा, जिन वाक्यों में विस्मय बोधक होता है वहां भी पूर्ण विराम नहीं लगता। तो इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ण विराम का उपयोग किन वाक्यों में नहीं किया जाता, तो आप उसे भी आसानी से समझा सकते हैं दोस्तों। अगला हम देखेंगे विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, तो विस्मय बोधक चिन्ह को समझने के लिए बहुत ही आसान चीज है कि अरे वहां कौन खड़ा है, अरे वहां कौन खड़ा है। तो आप कह सकते हो भाई अरे, यानी किसी भी को भी देखकर हम आश्चर्य हो जाए, किसी को देखकर हम क्या हो जाए, आश्चर्य हो जाए, वहां कौन सा कहलाता है, विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। जैसे साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, तो साथियों के बाद जो आपका चिन्ह लग रहा है उसे विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, जो कि आपको इससे दिखाई दे रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, तो मित्रों के बाद जो लग रहा है ये किसी को हम संबोधन कर रहे हैं, तो वहां भी विस्मय बोधक चिन्ह ही आता है। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, ठीक है, वहां आप यहाँ कैसे पधारे हैं, इस प्रकार के जो चिन्ह कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विस्मय बोधक
चिन्ह कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उद्धरण चिन्ह की। अब जो उद्धरण चिन्ह होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा और एक होता है दोस्तों यहाँ होता है द्वि, यानी कि दो जहाँ होते हैं चिन्ह वहाँ पे वो कहलाता है। ठीक है, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह और इकहरे उद्धरण चिन्ह के बारे में हम समझते हैं कि भाई जो इकहरा जो होता है वह वहीं लगता है, जैसे कि यहाँ देखिए गांधी जी ने कहा दुनिया में सच्चाई मानव धर्म है। दुनिया में सच्चाई क्या है? मानव धर्म है। तो यहाँ कौन सा लगा? इकहरा। ठीक है, कि जब उद्धरण के भीतर उद्धरण देने के लिए, है ना, मान लीजिए गांधी जी ने कहा, इस प्रकार ये उद्धरण के अंदर जब एक और उद्धरण चिन्ह दिया जाता है तो दो हरे के अंदर एक हरा उद्धरण चिन्ह दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा दुनिया में सच्चाई मानव धर्म है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगा? एक हरा उद्धरण चिन्ह लगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा अगला, यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं। जब दोहरा उद्धरण चिन्ह की हम बात करेंगे तो उसमें क्या है? डरो मत जाओ, डरो मत जाओ। तो ये किसको किया भैया? ये क्या होता है, कोई भी चीज जब कोई या तो कोई शीर्षक हो, है ना, या कोई भी किसी बात को ज्यादा आपको निर्देशित करना हो तो वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है, जिसे हम बोलते हैं 6699 का। ठीक है, 6619 का जो चिन्ह कहलाता है वो दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको एक श्लोक लिखना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए, तो ये जो पूरा है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। आगे हम बढ़ते हैं योजक निर्देशक के बारे में। ठीक है, कि जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह क्या होता है? तो यह एक सामासिक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? एक सामासिक चिन्ह है। सामासिक पदों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं दिन रात, राजा रानी, लाभ हानि, राष्ट्र भक्ति, या वह दिन रात मेहनत करता है, तो दिन रात क्या है? एक सामासिक पद है। तो ये एक सामासिक, इसे हम एक सामासिक चिन्ह भी कहते हैं दोस्तों। जैसे आपसे और कुछ बोला जाए, जहाँ तुलना की बात की जाए वहां भी लगता है, जैसे चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा, तो चांद और सा के बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। धन दौलत, जहाँ अर्थ एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, जैसे कपड़ा लत्ता, है ना, धन दौलत, मान मर्यादा, रुपए पैसा, जहाँ एक ही अर्थ वाले हो वहां भी योजक चिन्ह लगता है। जहाँ सार्थक और निरर्थक शब्द के युग्म हो, जैसे उल्टा पुल्टा, काम बाम, खाना बाना, अनाप शनाप, भाई आप अनाप शनाप ना करें, तो इस प्रकार भी यहाँ कहा होता है, इस प्रकार में भी होता है आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और वहीं अगर हम यहाँ लिखा है एक निर्देशक, तो ये एक अलग चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह को इतना सा किया जाता है लेकिन निर्देशक थोड़ा सा बड़ा होता है। अब मगर मैं इसकी अगर परिभाषाएं की हम बात करें, इसको समझाना चाहे तो हम यह कहेंगे कि इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी भी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, भाई किसी भी चीज़, जैसे यहाँ आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है, तो यहाँ उनका क्या निर्देशक आ जाएगा? रमेश तुम कहाँ, तो रमेश के बाद लग जाएगा डैश, आपका निर्देशक चिन्ह लग जाएगा, और कहेंगे रमेश तुम कहाँ रहते हो। गांधी जी ने कहा, फिर निर्देशक लग जाएगा, हिंसा मत करो। ठीक है, महेश ने लिखा, फिर आपका निर्देशक चिन्ह होगा सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो योजक चिन्ह लगते हैं सामासिक पदों पर और निर्देशक चिन्ह लगते हैं जहां पर किसी आपके विचार को विभक्त करना, उसका विवरण करना हो, वहां पर निर्देशक चिन्ह कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। आगे हम बढ़ते हैं जहां हम कोष्टक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोष्टक चिन्ह होता है, फिलहाल तो अगर हम बात करें तो जो गणित होती है, गणित में तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा, एक होता है मझला और एक होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, और वो जैसे यहाँ लिखा है, यह चिन्ह गणित में तीन प्रकार के होते हैं, छोटा बड़ा और मझला, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग समान अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे हमारे गांव का नाम बिल्किसगंज झागरिया है। हमारे गांव का नाम क्या है? बिल्किसगंज झागरिया, यानी बिल्किसगंज को ही क्या नाम से पुकारा जाता है? झागरिया के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कह सकते हो। अब यहाँ पे जैसे क्रिया के भेदों, क्रिया के भेदों, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हो, कोष्टक में लिखा हो कर्मक सकर्मक, यानी क्रिया के भेद कौन से? कर्मक सकर्मक, ये क्रिया के भेद ही होते हैं, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ ये कहलाते हैं आपके कोष्टक चिन्ह कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं लाघव चिन्ह के बारे में कि लाघव चिन्ह क्या होते हैं। तो जो लाघव चिन्ह होते हैं वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि लाघव चिन्ह क्या होता है। जब किसी भी प्रसिद्ध चीज को अगर आपको उसका छोटा रूप लिखना है तो वो क्या कहलाता है, वो लाघव चिन्ह कहलाता है। आपने देखा होगा कैसे, जैसे हम या तो हमने देखा होगा जो मध्य प्रदेश पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, जो वेशभूषा होती है, उसमें मध्य प्रदेश पुलिस बड़े में नहीं लिखा रहता है, तो वह मध्य प्रदेश पुलिस लिखा होता है, म प्र पु। अब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तो आप क्या लिखते हो दोस्तों, शा, फिर ये उ, मा और वी, यानी कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो जब किसी भी प्रसिद्ध चीज को अगर उसका छोटा रूप लिखना है तो वहाँ जो उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है और उसे छोटा करने का जो चिन्ह लगता है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लाघव चिन्ह कहते हैं। आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रुटि पद चिन्ह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, त्रुटि पद चिन्ह के हम बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, राम कार से जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक चिन्ह लगाया हुआ है एरो करके और ऊपर लिखा हुआ है भोपाल। तो यहाँ का मतलब होता है कि राम कार से जाता है, यानी कोई भी जब कोई शब्द हमसे किसी वाक्य में छूट जाता है तो उसे हम त्रुटि पद के चिन्ह के द्वारा ऊपर दर्शा देते हैं कि कौन सा शब्द हमारे वाक्य में छूट गया है। जैसे यहाँ लिखा है राम कार से जाता है, तो मैंने यहाँ पर एक आपका त्रुटि पद चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया भोपाल। तो मैं कह सकता हूँ कि राम कार से भोपाल जाता है। तो अब समझ में आया, यानी किसी भी, इसको हम त्रुटि पद भी कह सकते हैं दोस्तों और हंस पद भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे त्रुटि का बोध हो, यानी अक्षर लिखने में छूट जाता है और छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को हम ऊपर लिख देते हैं, तो वो जो चिन्ह लगता है उसे हम त्रुटि पद चिन्ह कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं विवरण चिन्ह की बात करेंगे। विवरण चिन्ह समझते हैं भाई, विवरण चिन्ह होता क्या है। तो जब इसकी बात करें, जब किसी एक बिंदु पर संक्षिप्त बात की जाए, ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब विज्ञान की परिभाषा लिखते हैं तो हम प्रस्तावना लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं, विज्ञान की विशेषताएं लिखते हैं, विज्ञान की महत्व लिखते हैं। तो इस प्रकार का जो चिन्ह लगता है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे विवरण चिन्ह कहेंगे, ठीक है। आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा कि भाई विवरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं इस वीडियो में। एक ही वीडियो में मैं बहुत अच्छे जितने भी चिन्हों का उपयोग हो वो आपको अच्छे से समझा रहे हैं। लोप चिन्ह की बात करें तो लोप चिन्ह में आपने देखा होगा इस प्रकार के जो डैश लगे हुए हैं कि जब किसी बात पर लिखते समय स्थान छोड़ दिया जाता है। जब किसी बात पर लिखते समय स्थान, जैसे कि हमने सुना होगा आपने, या फिर आपने जब परीक्षाएं दी होगी या आपने नोटबुक में देखा होगा, तो खाली स्थान भरने को जो आता है और बीच में जो डैश जैसे बिंदियां लगी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोप चिन्ह। तो ये उसी बारे में बोला गया है कि जब किसी बात पर लिखते समय स्थान छोड़ दिया जाता है वहां लोप चिन्ह कहलाता है। जैसे संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को बिंदु 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 कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप बोल सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लोप चिन्ह को समझा। आगे हम देखें दोस्तों तो समता सूचक एक शब्द आता है। हम समता सूचक शब्द की बात करें तो देखिएगा कि इसका प्रयोग समानता दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है। यहाँ जो इनका प्रयोग किया जाता है वो समानता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो विद्या, है ना, हमने क्या लिखा, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। तो हम ऐसे समता सूचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करेंगे और हम लिख देंगे क्या, विद्यालय, ठीक है। तो इस प्रकार जो संधि विच्छेद में समता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्या प्लस आले विद्यालय हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं समाप्ति सूचक। तो जब कोई लेख या पुस्तक या अध्याय समाप्त हो गया हो तब अंतिम में लगने वाला चिन्ह समाप्ति सूचक कहलाता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये किसी भी पृष्ठ के अंतिम में नहीं लगता। जब कोई हमारा लेख या अध्याय पेज के
है ना, पेज के मध्य में खत्म होता है या मध्य में समाप्त होता है, तब जाकर ये समाप्ति सूचक चिन्ह लगता है। लास्ट में नहीं लगता कि यहाँ हमारा खत्म हुआ और हमने कुछ इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया समाप्ति सूचक चिन्ह कहाँ लगता है? जब भी कोई लेख, पुस्तक या अध्याय समाप्त हो गया हो, वह अंतिम में लगने वाला चिन्ह ही क्या कहलाता है दोस्तों? समता समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और जो भी डाउट रहे वो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे कि मैंने बताया, जितने भी एमपी पुलिस, ठीक है, जो एमपी पुलिस में जो भी इसका सिलेबस है उसको मैं पूरे अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपके एसआई के लिए हिंदी में बहुत ही आपको मदद मिले। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।